एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 10th सितंबर शिफ्ट 1 पहला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेगमेंट या फिर गिवन सेंटेंस। द मोरबी ब्रिज मिशअप हैज लेफ्ट गुजरात इन अ डेप्लोरेबल स्टेट। तो डेप्लोरेबल स्टेट क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का बहुत ही खराब दृश्य। मतलब तुम समझो जैसे इंसान होता है ना, वल्नरेबल हो जाता है, बहुत ही दुखद होता है, बहुत ही एक तरह समझो कि बहुत खराब परिस्थिति में आ जाता है। तो उसी तरह से जो कोई स्टेट होता है, कोई जब कोई दुर्घटना के बारे में जब कोई अवस्था की बात की जाती है तो उसके लिए डेप्लोरेबल यूज किया जाता है। तो इसका हमें सिनोनिम बताना तो क्या हो सकता है? तो देखो, पहले क्या है? कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना। फिर क्या है? डेस्पिकेबल। तो डेस्पिकेबल का मतलब होता है तुच्छ, घिनौना। तो वो जो है डिप्लोरेबल के लगभग सिनोनिम है, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या है कि कुछ खराब हुआ है। फिर क्या है? रिजॉइसिंग। तो रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद मनाना यानी खुशी मनाना। फिर है जुबिलेशन। मतलब जुबिलेशन मतलब होता है एक तरह का समझो उत्सव। इसका क्या हो जाएगा? डेस्पिकेबल। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्या है? गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों द्वारा चलाया गया शासन। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। इसके अलावा जो ऑप्शन है उसको भी समझ लो, जैसे कि मोनार्की है तो मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, जो कि राजा या रानी द्वारा चलाया जाता है। फिर है ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी होता है जो कि निरंकुशता यानी एक ही आदमी के पास जो है सारी पावर्स होती है। फिर है प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी होता है जिसमें जो एलिट क्लास के लोग होते हैं, जो धनवानी लोग होते हैं, धनवान लोग, उन लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। I am blank about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantage. यानी कि ये जो है दो ऑफर की बात कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। दो ऑप्शन इसके पास है, तो उसमें मुझे जॉब का जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या अपने फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। तो यानी कि डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए क्या हमें यूज़ करना चाहिए? तो चारों जो तुम्हारा ईडियम दिया गया उसे एक बार पढ़ के देख लो। क्या है? अप इन आर्म्स। तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करने के लिए तैयार होना। फिर है लेफ्ट आउट इन कोल्ड। तो इसका मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना या उपेक्षित करना। फिर है ऑन द फेंस। तो ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में निर्णय ना ले पाना, यानी दो चीज़ों में से किसी, मतलब जनरली दो चीज़ों के बारे में ही सोचा जाता है ये, कि जब दो विकल्पों के फायदे और नुकसान के बारे में सोच रहा हो और किसी एक के बारे में जो है निर्णय ना ले सके कि किसके साथ उसे जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं ऑन द फेंस। लास्ट है तुम्हारा कटिंग कॉर्नर्स। तो कटिंग कॉर्नर्स मतलब होता है किसी काम को जल्दी और सस्ते में निपटाने के चक्कर में जो है खराब तरीके से उसे कर देना, या फिर उसके लिए जो नियम होते हैं उसको नज़रअंदाज करना। तो क्या हो जाएगा? आई एम ऑन द फेंस। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, they go to a restaurant, had dinner together and talked until midnight. तो देखो, after the concert was over, तो concert was over यानी ये past tense दिखा रहा है, ठीक। तो जब concert खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ? they go to a restaurant। और इसके बाद देखो, यहाँ से तो समझ आया ही रहा है कि past है, लेकिन इसके बाद भी जो है they go to a restaurant के बाद भी बोला had dinner together, यानी कि ये भी past की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी तो past ही आना चाहिए ना, जब पूरा सेंटेंस ही past की बात कर रहा है कि जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए, साथ में डिनर किए और फिर रात भर बात करते रहे। तो यहाँ पर जो गो आएगा तो गो के जगह V2 आएगा इसका, यानी कि पास्ट फॉर्म आएगा। तो क्या हो जाएगा? दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट। तो इसलिए इसका ये जो सेगमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो क्या है वर्ड? ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। तो ट्रेम्बलिंग मतलब क्या होता है? तो ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है डरना, यानी कि वो डर से जो है, मतलब कि डर से जो है वो एक तरह से, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है, तुम समझो कि क्या बोल सकते हैं, कांपना एक तरह से। मतलब जैसे कि नहीं होता है कि डर से या फिर कमजोरी के कारण आदमी थोड़ा सा कांपता है या हिलता है या हाथ वगैरह जो है कांपने लगता है, तो उसे कहते हैं ट्रेम्बलिंग। तो इसमें से क्या हो सकता है? देखो, पहला क्या है? इंट्रेपिड। तो इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर। फिर क्या है? वीपिंग। वीपिंग का मतलब होता है रोना। फिर है रनिंग। रनिंग मतलब दौड़ना। और शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। मतलब जनरली तुम डर के मारे या फिर ठंड के मारे जो कांपते हो उसे शिवरिंग कहते हैं। तो ट्रेम्बलिंग का क्या पूछ रहा है सिनोनिम? तो क्या हो जाएगा? शिवरिंग। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। यानी कि मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। देखो,
जब मैं पैदा हुआ हूँ, ये सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ है मतलब आज की बात थोड़ी कर रहा है, पैदा तो वो बहुत पहले हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, जब मैं पैदा हुआ था, या जब से मैं पैदा हुआ था, सॉरी जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद से जो है, मतलब एक तरह समझो ये चाइल्डहुड की बात की जा रही है। तो सिंस आई वॉज बॉर्न होगा, आई एम बॉर्न नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस का जो है ये एक मीनिंग ही नहीं दे रहा है अगर एम लगा दे रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंस आई वॉज बॉर्न। Next, select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A person who sells and arranges cut flowers, यानी जो कटे हुए फ्लावर्स को, जो कटे हुए फूलों को बेचता हो और सजाता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट के अलावा जो वर्ड है उसको भी समझा ही देता हूँ, जैसे हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब होता है जो कि बागवानी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड आदमी होता है, मतलब उसको जो है जो खेती और प्रबंधन करने में, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गई, इन सब में जो है वो बहुत ज़्यादा इन सजावटी पौधों के लिए, जो भी सजावटी पौधे होते हैं, चाहे वो फूल हो, फल हो, सब्जी हो, तो उनकी खेती में जो है बहुत ज़्यादा जो स्पेशलाइज होता है, जो विशेषज्ञ होता है, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। फिर है तुम्हारा बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट वही होता है वनस्पति विज्ञानी। फिर है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मतलब मैंने बता ही दिया, जो कि सेल्स और अरेंज करता हो कट फ्लावर्स को। फिर है गार्डनर, जो कि बगीचे में पौधों की देखभाल करता हो। Next, select the most appropriate antonym of the underlined word. She was elated about her promotion, but her colleague felt quite disheartened. तो देखो, अगर तुम्हें elated का मतलब पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर जो है तुम्हें ऐसा फील ही हो रहा है कि क्या बोल रहा है, but her colleague felt quite disheartened, यानी कि उसके जो कलीग था उससे वो पसंद नहीं आया वो चीज़। तो ये क्या क्या हो सकता है, elated मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि वो खुश थी, वो जो है इस चीज़ से बहुत प्रसन्न थी, बहुत ही वो एक तरह समझो चीयरफुल थी अपने प्रमोशन को लेकर, लेकिन उसका कलीग जो है उससे इस बात जो है पसंद नहीं आई थी, वो इस बात से जो है बहुत निराश था। तो हमें इलेटेड का एंटोनिम बताना है। तो इलेटेड मतलब हुआ खुश, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्राउड, डिलाइटेड, चीयरफुल एंड डिस्करेज्ड। तो डिस्करेज्ड हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो क्या बताना है, जैसे प्राउड मतलब गौरवान्वित, डिलाइटेड मतलब होता है खुश, चीयरफुल मतलब भी होता है एक तरह से खुश या हंसमुख टाइप। बस यही हुआ। नेक्स्ट है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A place where fruit trees are grown. तो जहाँ पर जो है जो तुम्हारे फ्रूट मतलब हुआ फल, फल के जो पौधे होते हैं वो जहाँ बड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, जहाँ फूल के फूल नहीं फल के पौधे जहाँ उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्कार्ड। ठीक, ऑर्कार्ड मतलब होता है फलों का बगीचा। अब जैसे रेस्ट जो वर्ड्स हैं तुम्हारे, जैसे गार्डन मतलब हुआ बगीचा जहाँ मतलब हर तरह के पौधे होते हैं। फिर म्यूजियम मतलब जहाँ पर तुम कोई कला से रिलेटेड चीज़ों का जो संग्रह किया जाता है उसको म्यूजियम कहते हैं। फिर देखो कुएं जो है एक जानने वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है घाट। जैसे कि देखते हो कि जहाज को जो है उतारने चढ़ाने के लिए पानी के पास लाया जाता है, तो वहाँ पर जो एक मंच होता है उसे वो घाट कहते हैं। तो वही जो है कुएं का मतलब ही होता है घाट। नेक्स्ट है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group. यानी कि जो लोग जो है मतलब लोगों का एक छोटा समूह होता है, वो लोग हमेशा अपना जो है समय साथ ही बिताते हैं और उस समूह में दूसरे लोगों का स्वागत नहीं करते हैं, यानी दूसरे लोगों को शामिल नहीं करते। तो इसका क्या होता है, देखो क्लिक मतलब होता है गुटबंदी। तो क्लिक एकदम सही शब्द हो गया इसके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ही तरह के लोग होते हैं और बाहर के लोगों को स्वीकार नहीं करते। फिर एम्प्लॉयज क्या होते हैं कि तरह तरह के कर्मचारी जो है वो एक संगठन में काम करते हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयज कहते हैं। लॉबी, देखो तुम में से कुछ को लग रहा होगा लॉबी, लेकिन देखो लॉबी में तुम क्या करते हो कि गेम खेलते रहते हो, और लॉबी में जब मान लो कोई अच्छी लड़की आ जाती है तो अपने दोस्तों को कहते हो कि भाई तुम्हारा यहाँ से भाग यहाँ से। तो वो क्या होता है कि लॉबी में तुम दूसरे ग्रुप के लोगों को भी ज्वाइन करवा देते हो। फिर स्क्वाड होता है जो कि जनरली जो है एक सेना से या फिर खेल से संबंधित होता है, सिर्फ एक दल को जो है स्क्वाड कहते हैं। उसमें जो है ये जरूरी नहीं है कि तुम दूसरों को वेलकम ना करते हो। इसका क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। Next, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Renewable energy sources like solar and wind power will replace traditional fossil fuels and help reduce carbon emissions. तो देखो यहाँ पे गलती कहाँ आ रही है, पढ़ते वक्त ही पता चल गया, will replace लिख दिया, will के साथ जो है V3 ला दिया, जो कि नहीं आना चाहिए। क्या हो जाएगा, will replace हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो है कौन सा सेगमेंट गलत है, ये जो बी सेगमेंट है ये इसका गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो जम्बल्ड सेंटेंस क्या होता है, पहले पढ़ के देखो कि किस तरह से मीनिंगफुल ऑर्डर बन रहा है।
मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल दैट एट एनी टाइम इन द पास्ट, यानी कि आज के टाइम पे जितने स्कूल जाते हैं वो पहले अतीत की तुलना में जो है वो ज्यादा है। बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल दैट एनी टाइम इन द पास्ट, लेकिन अतीत की तुलना में बच्चे उन बच्चों की संख्या भी ज्यादा है जो स्कूल से बाहर हैं। बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन इसके लिए जो है हम सिर्फ हाई बर्थ रेट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये दोनों तो एकदम सिस्टमेटिक बैठ रहा है कि सही बैठ रहा है। फिर क्या है, इंडीड इट कैन बी रिजनेबली आर्ग्यूड दैट कंटिन्यूड मास इलिटरेसी इज नॉट द रिजल्ट बट द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट। यानी कि देखो यहाँ पर ये बात बता रहा है कि ये भी बात जो है एकदम सही है कि क्या होता है कि तुम्हारा जो मास इलिटरेसी है वो रिजल्ट नहीं है बल्कि कॉज है हाई बर्थ रेट का। यानी कि जो उच्च जो तुम्हारा बर्थ रेट मतलब जन्म दर जो है, उच्च जन्म दर का तुम्हारा प्रभाव नहीं है निरक्षरता, बल्कि उसका कारण ही है, यानी कि लोग नहीं पढ़े हुए हैं, इसी वजह से वो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो ये तीनों एकदम लाइन में ही लग रहा है। पहले जो है ये बता रहा है कि बच्चे पहले जो है आज के टाइम पे अगर पहले से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले से ज्यादा जो है बच्चे स्कूल से बाहर भी है, क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन बर्थ रेट के लिए हम स्टेट ऑफ अफेयर्स को इनफ मतलब ब्लेम नहीं कर सकते, इसका रीजन निरक्षरता है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर बट देयर आर ऑल्सो मोर इलिटरेट्स देन एवर बिफोर। यानी आज जो है भारत में साक्षर लोग ज्यादा है लेकिन पहले से कहीं अधिक निरक्षर लोग भी है। तो देखो ये तो सेंटेंस की शुरुआत जैसा लगता है कि पहले सेंटेंस को शुरुआत इस तरह से करेगा, उसके बाद जो है ये बताएगा मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ये सब। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी तो एकदम परफेक्ट ऑर्डर में है, डी बस पहले आ जाएगा तो हो जाएगा डी ए बी सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन द बॉल। तो ऑन द बॉल का क्या मतलब होता है, ऑन द बॉल का तुम्हारा मतलब होता है किसी भी जो बदलाव करने के लिए जो है एकदम तैयार रहना। इसमें क्या हो जाएगा, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। हाँ ये एकदम सही है, मतलब किसी भी चीज के बदलाव के लिए या विकास के लिए जो है वो प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहता है, सक्षम रहता है, तो इसे कहते हैं ऑन द बॉल। नेक्स्ट तुम्हारा ही ट्राइड टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर्स, यानी कि अपने पड़ोसियों की जो समस्याएं थी उसको उसने एलिविएट करने की कोशिश की। तो एलिविएट का मतलब होता है खत्म करना या कम करना। तो इसका क्या पूछ रहा है, तुम्हारा सिनोनिम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो स्वेल, स्वेल का मतलब होता है एक तरह से सूझना या फिर एक तरह समझो बढ़ाना, तो इसका मतलब तो बढ़ाना हो गया, ऐड मतलब भी बढ़ाना हो गया। रिलीव, रिलीव जो है वो रिलीफ का वर्बीय फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। तो रिलीव का मतलब होता है कम करना, और एलिविएट का मतलब ये होता है कि कष्टों को कम करना। तो क्या हो जाएगा, रिलीव और एलिविएट लगभग सिनोनिम ही है। और इंटेंसिफाई का मतलब भी होता है बढ़ाना, तो इसमें ये तो होगा नहीं, तो हो जाएगा रिलीव। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो क्या हो जाएगा इसका, मीक मतलब भी होता है तुम्हारा मतलब कि डरपोक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब एक तरह से समझो हम्बल होता है, जो कि एक तरह से टिमिड का पर्यायवाची है। फिर है डेयरिंग, हाँ डेयरिंग का मतलब होता है साहसी आदमी, तो ये जो है टिमिड का अपोजिट हो जाएगा डेयरिंग। इसके अलावा है स्पूकी, तो स्पूकी मतलब होता है डरावना चीज। और फिर एंग्जियस का मतलब होता है चिंतित या घबराना, तो इसका डेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द कॉन्ट्रैक्ट वाज ग्रैब्ड बाय द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके द्वारा ली गई, तो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी इंडिया की। तो देखो ये तुम्हारा वॉज प्लस V3 है, यानी कि सिंपल पास्ट का है, तो इसको क्या करोगे, द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी, और डायरेक्ट वॉज को लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है तुम क्या करोगे इसको V2 में लगा दोगे, क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी ग्रैब्ड द कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड विद अ स्पेलिंग एरर। क्या है, ही हैज टू बी कॉन्शियस ऑफ हिज पब्लिक मैनर्स एज ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ अ रेप्यूटेड फैमिली इन दिस रीजन, यानी उसे अपने जो है चीजों पर उसके अपने जो भी काम वो करता है या जो भी उसके जो व्यवहार है उसके लिए उसको जो है कॉन्शियस रहना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वह जो है इस क्षेत्र के एक रेप्यूटेड फैमिली का क्या है, डिसेंडेंट है। तो डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, तो इसका स्पेलिंग इसमें जो है गलत दिया हुआ है। डिसेंडेंट का जो स्पेलिंग होता है जिसका मतलब होता है वंशज, वो होता है DESCENDANT। ये तुम्हारा जो है स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बाय होम वाज ग्रामर टॉट टू यू। तो देखो पैसिव वॉइस में एक्टिव में बदलना है, और बाय होम के बाद वाज प्लस V3 है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बाय होम को हु कर दो और बाकी हु टॉट यू ग्रामर, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का हो जाएगा हु टॉट यू ग्रामर।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। इक्विवोकल, तो देखो इक्विवोकल का क्या मतलब होता है? इक्विवोकल का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा मतलब हो, यानी कि जो चीज अस्पष्ट हो, इसको हम क्या कह सकते हैं? एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब ये होता है जो अस्पष्ट हो या फिर जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, इसलिए तुम श्योर ना हो कि उसका असली में क्या मतलब है, क्योंकि एक से ज्यादा मतलब है उसके। नेक्स्ट इसमें जो वर्ड है तुम्हारे वो भी समझ लो। बैलेंस मतलब होता है संतुलित, क्लियर मतलब स्पष्ट, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इसमें देखो इनकरेक्टली नहीं बताना है, करेक्टली बताना है। कौन सा करेक्टली लिखा है? तो कलीग का स्पेलिंग तो गलत ही लिखा हुआ है। फिर कंसेंसस, कंसेंसस का भी स्पेलिंग गलत लिख दिया है। फिर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एकदम सही लिखा हुआ है। फिर है बिजेयर, इसका भी स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। देखो कलीग का स्पेलिंग होता है COLLEAGUE, जो ए आ गया है ये अपोजिट होगा EAGUE, इसका मतलब होता है जो साथ में तुम्हारे काम करते हैं, यानी सहकर्मी। फिर कंसेंसस का स्पेलिंग होता है CONSENSUS, यानी जिसका मतलब होता है आम सहमति। फिर है बिजेयर, तो बिजेयर का स्पेलिंग होता है BIZARRE, एक जर लगता है और डबल आर लगता है और दोबारा जो है आई नहीं आता है, तो BIZZARE, और इसका मतलब होता है अजीब यानी विचित्र। नेक्स्ट देखो कंप्रिहेंशन। अब एक बार तुम पढ़ लो इसको, पहले मैं ही पढ़ लेता हूँ। द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017-31 underlying India's plan for wildlife conservation was unveiled blank the Global Wildlife Program Conference. The plan recognizes blank addresses concerns pertaining to climate changes and its impact on wildlife. The plan details the importance of ecosystems for food production, health and other aspects of blank survival and sustainable development. It also emphasizes preservation of genetic blank and sustainable utilization of species and ecosystems, which has direct bearing on our scientific advancements and support to millions of rural communities. The plan underscores rehabilitation of threatened wildlife species, blank inland, aquatic, coastal and marine ecosystems while conserving their habitats. अब क्वेश्चन सब देख लो फिर मैं बताऊंगा। 1 2 3 4 और 5। अब आओ देखते हैं। सबसे क्या पहला क्या बोला है? द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017-31 अंडरलाइंग इंडियाज प्लान फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज अनवील्ड। अब अनवील्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए? ब्लैंक द गोल्ड लाइफ वाइल्ड फायर ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस। तो इसमें सिंपली तुम्हें मतलब नहीं समझना, अनवील्ड के साथ कौन सा तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको प्रीपोजिशन आता है वो पता करना है। देखो तो अनवील्ड के साथ यहाँ पर आया क्या बोल रहा है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज अनवील्ड ब्लैंक द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, यानी उस कॉन्फ्रेंस की बात, उस कॉन्फ्रेंस पर की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा? अनवील्ड एट द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, इसमें एट आ जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा द प्लान रिकॉग्नाइजेस ब्लैंक एड्रेसेस कंसर्न्स pertaining to climate changes and its impact on wildlife। तो देखो द प्लान रिकॉग्नाइजेस ब्लैंक एड्रेसेस, तो देखो इसमें क्या आ सकता है? इन, टू, एंड या फॉर। तो यहाँ पर क्या बोला है? वो रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और एड्रेस भी कर रहा है। किस चीज को? चिंताओं को। तो क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइजेस एंड एड्रेसेस, तो हो जाएगा एंड। नेक्स्ट है तुम्हारा द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स फॉर फूड प्रोडक्शन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लैंक सर्वाइवल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किसके सर्वाइवल और डेवलपमेंट की बात कर सकता है? तो किसके करेगा? ह्यूमन की करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो एम्फसाइजेस प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक ब्लैंक एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स। तो यहाँ देखो इट ऑल्सो एम्फसाइजेस, ये किस पे जोर डाल रहा है? प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक, क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट, रिजेक्शन, फोकस या डाइवर्सिटी। तो देखो ये प्रिजर्व करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? तुम्हारा डाइवर्सिटी आएगा। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता, क्योंकि जेनेटिक किस चीज की बात कर सकते हैं? देखो ये किस चीज पर जोर डाल रहा है? जेनेटिक विविधता की। जो तुम्हारा जेनेटिक का हिंदी होता है तुम्हारा, एक मिनट, क्या हो सकता है? अनुवांशिक। हाँ, अनुवांशिक विविधता के प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है द प्लान अंडरस्कोर्स रिहैबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ब्लैंक inland, aquatic, coastal and marine ecosystems while conserving their habitats।
इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग मिक्सिंग गैदरिंग या काउंटिंग। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्लान अंडरस्कोर रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ब्लैंक इनलैंड एक्वेटिक, यानी कि वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के साथ और भी जो है इनलैंड एक्वेटिक, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स की बात को यानी कि वो जोड़ रहा है किसी चीज। तो यहाँ जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग, यानी कि सही। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।